गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ समसामयिकीय करंट अफेयर से संबंध रखने वाले तथ्यों पर दूसरा एपिसोड लेकर के उपस्थित हूं। यह जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंध रखने वाले तथ्यों का एक कह सकते हैं आकलन है, जिसमें हम लोग सभी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक से संबंध रखने वाले तथ्यों की सिर्फ चर्चा करेंगे। अर्थात यहाँ पर वही इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी होगा जिसका संबंध हमारे सिलेबस से है। तो यहाँ पर कल भी हमने एक एपिसोड इस पर डिस्कस किया था और आज उसी का कह सकते हैं अगला पार्ट है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह काफ़ी अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। प्रत्येक वीडियो का भी पीडीएफ मटेरियल जो है वह टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे वहां से डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा सुदृढ़ता प्रदान करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं अपना समसामयिकी करंट अफेयर्स का टॉपिक। इसमें जो सबसे पहला तथ्य दिया गया है जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थान है भारत का, यह किस रैंक पर है? 4th रैंक पर है। अर्थात विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं जहां पर पवन ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है उसमें भारत किस पावदान पर आता है? 4th रैंक पर आता है। इस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी उद्देश्य हमारा है कि जिसका संबंध करंट से है। अर्थात अगर हम ऊर्जा परिदृश्य की बात करें तो ऊर्जा परिदृश्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस परिदृश्य में पवन ऊर्जा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी चर्चा हाल फिलहाल में हुई थी। और कब हुई है? तो 15 जून 2023 को इसकी चर्चा की गई थी। वैसे भारत का जो आईएनडीसी है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, आईएनडीसी की अगर बात करें, भारत का जो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2022 का था, इसमें भारत सरकार ने जो पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत पैदा करने का टारगेट रखा था यह 60 गीगावाट था। कितना था? 60 गीगावाट था। तो यह कहीं न कहीं, और वर्तमान में कितना हमने इसमें अचीव कर लिया है, ये सारी चर्चाएं तो हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ करंट की बात की जा रही है। यहाँ पर करंट में कहा जा रहा है कि यह जो पवन ऊर्जा है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात है, इस मंत्रालय का नाम है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और 25 जून 2023 को नई दिल्ली में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर बताया गया कि पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच चुका है? 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। इस दिशा में साल 2022-23 में भारत के 3 राज्यों का भी विशेष योगदान रहा है। तो जितने भी तटवर्ती राज्य होते हैं यहाँ पर कह सकते हैं तापीय प्रवणता अधिक होती है, और तापीय प्रवणता अधिक होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर वायु भी तीव्र गति से चलती है। और यह जो राज्य हैं ये हैं राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, जहाँ पर सर्वाधिक पवन से विद्युत हम लोग बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर अगर चर्चा की जाए तो इन तीनों राज्यों को यहाँ पर कुछ न कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन जो इस वर्ष की थीम रही है इस पर्टिकुलर उत्सव का, यह थीम आपको याद रखना है। शेष बातें आप भूल जाएं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन थीम हमको याद रखना है। यह थीम है पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और पवन ऊर्जा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसके तहत किन राज्यों को पुरस्कार मिला है? तो 3 राज्यों को मिला है। जो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया वह राजस्थान को दिया गया, गुजरात को दिया गया और तमिलनाडु को दिया गया। तो ये 3 राज्य हैं जो पुरस्कृत किए गए हैं। तो आपको ये 2-3 तथ्य जो याद रखना है। बाकी चर्चाएं हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में करेंगे। अगला जो यहाँ पर तथ्य है महत्वपूर्ण, ये है हर घर जल कार्यक्रम। अब भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है बहुत पहले से कर दिया था, और इसी के तहत WHO की एक रिपोर्ट आई है। क्या है? WHO की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इन्होंने कुछ बिंदुओं की चर्चा की है। क्या चर्चा किए हैं और यह रिपोर्ट कब जारी की है WHO ने? तो WHO ने यह रिपोर्ट जो जारी किया है 9 जून 2023 को लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने बहुत से बिंदुओं की चर्चा की है। सबसे पहला तथ्य तो इन्होंने यही बताया है कि जल जीवन मिशन, जल जीवन का मतलब यहाँ पर हर घर जल का कार्यक्रम क्या है? अर्थात प्रत्येक घर को हम पाइपलाइन के माध्यम से जल मुहैया कराएंगे।
और जब पाइपलाइन के माध्यम से जल हम मुहैया कराएंगे तो सबको स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और जब स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी तो यह जल पीने के योग्य हो जाएगा और इससे विभिन्न प्रकार की जो हम बीमारियां हैं जल से होने वाली, उन बीमारियों से लोगों को बचा सकते हैं। तो इसी दृष्टिकोण पर WHO ने अपनी रिपोर्ट दिया है और कह रहा है कि जल जीवन मिशन में भारत सरकार के निवेश का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ा है। अर्थात भारत सरकार ने जो इसमें कार्य किया है इससे लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। और एक आंकड़ा इन्होंने जारी किया है, किसी ने, WHO ने, और बताया है कि हर सेकेंड एक नया कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अर्थात भारत सरकार इतने तत्परता से इस कार्य को कर रही है कि प्रत्येक सेकंड एक नया कनेक्शन भारत में लगाया जा रहा है। और उद्देश्य बहुत सिंपल है कि जिससे लोगों को जो पेयजल है यह सुलभ हो सके। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बदल रहा है, क्योंकि अगर सबको स्वच्छ पेयजल मिलेगा तो लोगों को जल से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों से हम लोगों को निजात मिलेगा। और कितने लोगों को निजात मिला है यह भी देखिए, तथ्य यहां पर दिया है कि लगभग 4 लाख डायरिया रोग से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है इस डायरिया बीमारी से। और डायरिया का तात्पर्य है कि अशुद्ध, अस्वच्छ जल को हम लोग ग्रहण करते हैं, पीते हैं। और अगर हम लोग इस माध्यम से प्रत्येक घर को एक स्वच्छ पेयजल अगर मुहैया कराते हैं तो लोगों को बहुत सी बीमारियों से हम लोग मुक्त कर सकते हैं। तो यह टारगेट था और इसकी सराहना किसने किया है? WHO ने किया है। साथ में यहाँ पर बात और किया है कि लगभग 14 मिलियन, कितना, 14 मिलियन विकलांगता समायोजित, अर्थात इससे बहुत से लोग जब अस्वस्थ जल पीते हैं, जैसे इससे बहुत सी महामारियां फैलती हैं। जितनी भी महामारियां हैं सब प्रदूषित जल से ही फैलती हैं। तो अगर जल स्वस्थ हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक समाधान हो जाएंगी। और यहाँ पर जो विकलांगता है इसका भी हम लोग निजात कर सकते हैं, इसका भी समाधान कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात किया जा रहा है 2019 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि 2019 से पहले गांवों में इस प्रकार से नल के द्वारा, मतलब पाइप के माध्यम से जल की सुविधा नहीं उपलब्ध थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने इतना ज़्यादा इस पर कार्य किया है कि अब हर घर को, जहाँ तक प्रयास है कि इनको स्वच्छ जल मिल सके। और इसमें आंकड़ा हमको ये याद रखना है कि कितना कनेक्शन किया जा रहा है, तो प्रत्येक सेकंड एक नया कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अगला जो तथ्यात्मक यहाँ पर जानकारी दी गई है ये है सागरमाला परियोजना। अगर हम सागरमाला परियोजना की बात करें तो यह जो सागरमाला परियोजना है यह 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसका जो उद्देश्य है ये है बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना। अर्थात बंदरगाह के माध्यम से भारत के आंतरिक भागों को जोड़ना है, जिससे प्रत्येक जो भारत का भाग है यह समृद्ध हो सके और उसके यहाँ जो भी उत्पाद है उस उत्पाद को हम लोग सहजता से एक्सपोर्ट भी कर सके। तो भारत का जो तटवर्थ है यह लगभग 7,500 किलोमीटर है, जहाँ पर समुद्री संसाधन का दोहन करना आसान हो जाएगा और व्यापार करना भी आसान हो जाएगा यदि यहाँ के सभी बंदरगाहों को हम रोड कनेक्टिविटी से जोड़ पाएँ। सागरमाला का तात्पर्य ही है कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर बेहतर हो जाए कि जिससे हमारे बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर इसी दृष्टिकोण से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और इसमें अगर हम बात किया जाए तो एक तथ्य ये लिखा गया है कि 19 जून 2023 को जहाज रानी मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों के बीच संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और इसमें नए बंदरगाहों और टर्मिनल के निर्माण, मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने एवं सागरमाला परियोजनाओं में हुई अन्य प्रगति पर चर्चा की गई है। और बहुत ज़्यादा जो पैसा खर्च किया जा रहा है ये कहाँ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में जो सागरमाला कार्यक्रम है इसके तहत लगभग 1,13,285 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से बंदरगाह हैं, जिसमें हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करते हैं तो यहीं पर है आपका। तो बहुत से यहाँ पर बंदरगाह हैं और इस बंदरगाहों को यदि हम सुदृढ़ बनाते हैं, इनको आधुनिक बनाते हैं तो यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से यह सागरमाला परियोजना की समीक्षा की गई है। और यह कब से शुरू किया गया है? तो सागरमाला परियोजना 2015 की है। उद्देश्य सिंपल है कि रोड कनेक्टिविटी इस बंदरगाहों से हमारी सुदृढ़ हो सके। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है ये है जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल
न्यूट्रास्यूटिकल जो है मतलब यहाँ पर न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशनल मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसकी बात कर रहा है कि जोहा चावल है, जोहा चावल में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन पाए गए हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए गए हैं? एक तो ओमेगा 6 पाया गया है, ओमेगा 3 पाया गया है। ये सब क्या है? ये सब जैसे फैट जो होता है, फैट भी दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट का तात्पर्य होता है कि जो हमारे हार्ट की समस्याएं होती हैं या जो ब्लड में क्लॉटिंग होती है, हार्ट अटैक की समस्याओं से हमको निजात मिलता है अगर हम अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं तो। और उसमें यह ओमेगा 6 और ओमेगा 3 काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दोनों जो न्यूट्रिएंट हैं यह इसी जोहा चावल में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसकी अन्य खूबियों की बात करें तो यह खूबी है कि इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। फिर यहाँ पर और भी कई प्रकार के न्यूट्रिएंट की बात की गई है, जिससे हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता सुदृढ़ होती है। फिर यहाँ पर देव बात कर रहा है कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, यह मधुमेह रोग, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों से हमको सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह सारे गुण धर्म किसमें पाए जाते हैं? इस जोहा चावल में पाए जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है और खोज किया। तो बात होती है कि यह जोहा चावल मिलता कहाँ है? ये जो जोहा चावल है यह एक छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है। कैसा धान है? ये आपको बहुत एकदम स्पष्ट शब्दों में याद कर लेना है कि जोहा चावल शीतकालीन धान है। जबकि हमारे देश में जितने भी, वैसे हमारे ही देश में नहीं बल्कि अन्यत्र कहीं पर भी जो धान की खेती की जाती है तो यह सब ग्रीष्मकालीन फसल होती है, वर्षा के समय में पैदा होती है, ना कि शीतकालीन। लेकिन जोहा चावल शीतकालीन धान है जो बेहतरीन सुगंध और स्वाद के लिए विख्यात है। लेकिन दाना कैसा होता है? छोटा दाना होता है। यह चावल जो है असम, कहाँ पर? मेन राज्य है असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाता है। आपको यह तथ्य भी ध्यान रखना है कि शीतकालीन पौधा है और दूसरा असम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में यह उगाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से असमिया व्यंजन में, कहाँ पर? अब असम में उगेगा तो असमिया व्यंजन होगा, अर्थात असम में जो पकवान बनाए जाएंगे उन पकवानों में इस पर्टिकुलर चावल का प्रयोग किया जाएगा। और किस दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता है? मिठाई बनाने में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यह कुछ इससे विषय में महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको हमको समझना है और याद करना है। तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतना तो समझना ही चाहिए कि जोहा चावल कहाँ पर पाया जाता है और जोहा चावल किस प्रकार का फसल है। तो यह एक प्रकार का शीतकालीन पौधा है और असम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में पाया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है ये है अराकू काफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं जीआई टैग मिला है एक प्रकार से। और यह कहाँ का कह सकते हैं स्थानीय प्रजाति है? तो यह वैसे आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम के, ध्यान रखिएगा, यह जो जैविक प्रमाणीकरण मिला है यह किसको मिला है? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्थान है और यहाँ पर एक कोऑपरेशन है जिसका नाम है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को अपनी प्रसिद्ध, मतलब यही कोऑपरेटिव जो है इस प्रकार के अराकू काफ़ी और काली मिर्च का प्रोडक्शन करता है और इसलिए इसी को यह प्रमाणीकरण मिला है, जैविक प्रमाणीकरण मिला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह प्रमाणीकरण किसको मिला है अराकू काफ़ी और काली मिर्च को, तो इसका नाम है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को मिला है, जो आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम का है, क्योंकि यह काफ़ी यहीं पर प्रोड्यूस की जाती है। फिर लिखा है कि गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा किसने प्रदान किया है? तो आपको ध्यान रखना है APEDA ने इसको प्रदान किया है। और APEDA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह प्रमाण पत्र इसको प्रदान किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस प्रमाणीकरण से अगर यह प्रमाण पत्र एक बार जारी हो गया, यह मिल गया, तो अब क्या होगा? इसकी जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और घरेलू मार्केट में स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यह एक ब्रांड बन गया। क्या बन गया? यह एक ब्रांड बन गया, क्योंकि इसको एक कह सकते हैं प्रमाण पत्र मिल गया है। किसके माध्यम से? तो APEDA के माध्यम से। फिर यहाँ पर है अराकू काफ़ी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो चिंतापल्ली डिवीजन और यहाँ पर GK विधि मंडल में
आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि अराकू कॉफी और काली मिर्च हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, जो कहाँ की प्रमुख फसल के रूप में जानी जाती है, तो आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीजन में। और किसके द्वारा उगाई जाती है, तो आदिवासी किसानों के द्वारा उगाई जाती है। फिर अगर बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में उगाई जाने वाली काफ़ी है, जो अरेबिका काफ़ी है। आंध्र प्रदेश और ध्यान रखिएगा उड़ीसा में जो काफ़ी की मूल प्रजाति उसका नाम है अरेबिका कॉफ़ी, और उसी की यह एक प्रजाति है, अरेबिका का ही एक पार्ट है जिसका नाम है अराकू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अराकू जो काफ़ी है यह किस प्रजाति में आती है, तो अरेबिका प्रजाति में आती है। तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको यही पूछेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। अरेबिका काफ़ी के विषय में पूछ सकता है, या अराकू काफ़ी के विषय में पूछ सकता है, या APEDA के विषय में पूछ सकता है। तो कुछ न कुछ यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है, इसलिए इन तथ्यों को हमें समझना है। चलिए अगले तथ्य की तरफ। अगला जो तथ्य है ये है CACP। अगर CACP का हम पूरा नाम का डिस्कशन करें तो इसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CACP, और CACP ने क्या कहा है कि यूरिया को NBS के तहत लाने की सिफारिश की। अर्थात यूरिया जो है अभी सब्सिडी मुक्त है, मतलब सब्सिडी मुक्त तो हम नहीं कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अभी जो सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है यूरिया पे, यह पूरी तरीके से सब्सिडी दी जा रही है, अर्थात इसमें न्यूट्रिशनल बेस सब्सिडी नहीं है। लेकिन CACP ने यह सिफारिश की है कि हम लोगों को अब यूरिया को क्या करना होगा, न्यूट्रिशन बेस सब्सिडी पर इसको केंद्रित करना होगा। इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रिएंट बेस सब्सिडी का इन्होंने क्या किया है, सिफारिश किया है। किसने सिफारिश किया है, ये सिफारिश करने वाली संस्था का क्या नाम है, CACP। लेकिन NBS का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की व्यवस्था के तहत हमको यूरिया को भी लाना होगा। इसके पीछे कारण बहुत बेसिक है। कारण ये है कि मूल रूप से देखा जाए यूरिया हमारे राष्ट्र में काफ़ी सस्ती है और काफ़ी सुलभ है। तो सस्ती भी है और सुलभ भी है, तो लोग अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के दृष्टिकोण से जो चीज़ ज़्यादा सहजता से और अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, लोग उसी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कृषकों ने अविवेकपूर्ण तरीके से और अनियंत्रित तरीके से अत्यधिक मात्रा में असंतुलित प्रकार से यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इतना यूरिया का प्रयोग कर दिया कि जो हमारी कह सकते हैं मृदा है, मृदा का स्वास्थ्य ही बिगड़ गया। क्या हुआ, मृदा का स्वास्थ्य ही बिगड़ गया। अर्थात अन्य भी न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं पौधों को, लेकिन यूरिया सहजता से सुलभ होने के कारण लोगों ने यूरिया का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग किया, जिससे हमारे मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ा है, इस प्रभाव को अब हमें खत्म करना है, और खत्म करने का एक ही विकल्प है कि अन्य जो और हमारे पास उर्वरक के संसाधन हैं उसको प्रमोट किया जाए, और जो यह नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया है इस पर हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रदान करें, कि जिससे इसके प्रयोग को लोग कम करें। अर्थात का बेसिक उद्देश्य है कि इसके प्रयोग को घटाया जाए, क्योंकि इससे लगातार फसल की या फिर मिट्टी की जो कह सकते हैं स्वास्थ्य है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी दृष्टिकोण से कह सकते हैं CACP की चर्चा है, और साथ में NBS की भी चर्चा है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले तथ्य की तरफ। यहाँ पर जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य ये है, पर्यावरण मंत्रालय ने गौला नदी खनन को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर गौला नदी है, इसी को आप समझिएगा, ये है गोला नदी। क्या है गोला नदी? गोला नदी की बहुत बृहद चर्चा हम लोग करेंगे तब जब गंगा नदी की चर्चा करेंगे। गंगा नदी है और गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। उसी रामगंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गोला नदी, और इसी गोला नदी पर एक डैम है जिसका नाम है जमरानी डैम। यह आपसे पूछा जा सकता है, यही गोला नदी है, इस गोला नदी पर उत्तराखंड में एक डैम है जिसका नाम है जमरानी डैम। तो गोला नदी को आपको ध्यान रखना है। गोला नदी इसलिए अब नहीं ध्यान रखना है कि गोला नदी पे खनन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगर खनन की मंजूरी प्रदान की जाती तो इसका तात्पर्य उससे पर्यावरण का क्षरण तो हो रहा है, पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इससे लोगों को रोजगार की थोड़ी सुविधाएं मिली हैं। अर्थात यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे क्या हुआ है, उत्तराखंड सरकार को 50 करोड़ रुपए तक के लाभ की संभावना है।
इस खनन मंजूरी से लोगों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि इससे कुछ पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इसीलिए तो इस पे बार बार जब इसके टेन्योर को बढ़ाया जाता है तो सरकार से मंजूरी ली जाती है। तो ये सब तथ्य आपको इसको ध्यान रखना है। कोला नदी को विशेष ध्यान रखना है, जो किसकी सहायक है, तो रामगंगा की सहायक है। और रामगंगा किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। और इसी रामगंगा पर कौन सी नदी है, अरे इसी रामगंगा की जो सहायक है गोला, उसी पर एक डैम जिसका नाम है जमरानी डैम। इन तथ्यों को हमको ध्यान में रखना है और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता तो उसे भी हमको बेहतर तरीके से हैंडल करना है। अगले तथ्य पर चलते हैं। अगला जो तथ्य है ये है कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित हो चुकी है। शेष चर्चाएं, ये देखिए गंगा प्रदूषित को हम लोग तो यहाँ पर देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यह जो विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु है जल प्रदूषण की। इसका विषय वस्तु है जल प्रदूषण की, और जल प्रदूषण पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। तो जल प्रदूषण में ही हम लोग यह डिस्कशन करते हैं कि बीओडी किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं, टीडीएस किसे कहते हैं, सीओडी किसे कहते हैं, या डिजॉल्व ऑक्सीजन किसे कहते हैं। इन सब की चर्चाएं वहाँ पर की जाती हैं और वहाँ पर यह भी डिस्कशन किया जाएगा कि किसका कितना लिमिट होना चाहिए। यहाँ पर तो उन सभी विषय वस्तुओं की हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 जून 2023 को गंगा यमुना समेत प्रदेश की सभी नदियों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें बताई गई हैं कि सभी नदियों की क्या स्थिति वर्तमान में है। यहाँ पर बहुत भयावह स्थिति देखने को मिलती है। अर्थात जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यह आप देख सकते हैं 4.6 मिलीग्राम प्रति लीटर है, किसकी, इस यमुना नदी की। और वो भी कहाँ पर, कानपुर के डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का तात्पर्य है कि जब यह नदी अपने उद्गम से मुहाने की तरफ जाती है, अर्थात उत्तराखंड से जब यह बंगाल की तरफ जाती है, तो यह डाउन स्ट्रीम कहलाती है। क्या कहलाती है, डाउन स्ट्रीम। अर्थात कानपुर से जब इलाहाबाद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जाना गांव है, जाना गांव के समीप इस गंगा नदी का जो बीओडी लेवल है, गंगा नदी की बात हो रही है, इसका जो बीओडी लेवल है यह है 4.6 मिलीग्राम प्रति लीटर। जबकि प्रयागराज के पास अगर इसका लिमिट देखा जाए तो यह लगभग 2.9 मिलीग्राम प्रति लीटर है। काफ़ी कह सकते हैं भयावह स्थिति है, क्योंकि जो हमारे लिए स्वच्छ पेयजल होता है उसका बीओडी 1 से भी कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 से भी कम होना चाहिए। और इसी गंगा नदी में एक नदी आगे बनारस के पास जाके मिलती है जिसका नाम बरुणा नदी है। इसका बीओडी लेवल तो बहुत ज़्यादा है, 12.4 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इतना ही नहीं, जो इटावा में यमुना नदी है इसका बीओडी लेवल आप देख रहे हैं कितना, 16.8 मिलीग्राम प्रति लीटर, काफ़ी ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, अगर हिंडन की बात करें, किसकी बात करें, हिंडन नदी जो यमुना की सहायक है और आपको देखने को कहाँ मिलती है, तो गाजियाबाद के समीप मिलती है। इसका बीओडी लेवल आप देखिए 54 मिलीग्राम प्रति लीटर है, काफ़ी ज़्यादा यह खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। तो यह सब इसके विषय में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर इन सब आंकड़ों को याद करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये टॉपिक डिस्कस किए गए हैं तो यह बात अवश्य याद रखिएगा कि जल प्रदूषण से प्रश्न 100% बनेगा। किससे बनेगा, जल प्रदूषण से, जिसके अंतर्गत आपसे बीओडी पूछ सकता है, टीडीएस पूछ सकता है, सीओडी पूछ सकता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन पूछ सकता है, जिसकी चर्चाएं हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ, करंट अफेयर में तो इसकी चर्चा नहीं होगी, इसका हम लोग ज़्यादातर डिस्कशन एनवायरमेंट इकोलॉजी में करेंगे। चलिए, अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है ये है एनटीपीसी, अर्थात जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, इसकी बात कर रहा है। और ये भी कहाँ का, बरौनी को। इसको सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा जो प्रदान किया गया है 2023 का, यह किसे मिला है, तो एनटीपीसी बरौनी। और बरौनी कहाँ पर है, तो यह बिहार में है। कहाँ पर है, यह बिहार में है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि यह एनटीपीसी की बात है तो एनटीपीसी मतलब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही 11 विभिन्न श्रेणी में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह पुरस्कार वितरित किया है। यह तथ्य हमको ध्यान रखना है। और इस प्रकार का यह अभी तक का चौथा पुरस्कार है। अर्थात
अभी तक जो हम कह सकते हैं, ये जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया जा रहा है, यह चौथा पुरस्कार अभी तक यह वितरित किया गया है। ठीक, इसके पहले मतलब 3 और दिए जा चुके हैं, ये चौथा पुरस्कार है। फिर है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में, अर्थात यह चौथा था राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में। यहाँ पर कह रहा है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति द्वारा बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार को जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक तथा राहुल जो हैं, इनको भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कुछ इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य थे। लेकिन आपको एनटीपीसी बरौनी का नाम याद रखना है कि इसको चौथा राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार समारोह था उसमें पुरस्कार किया गया है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का। तो यह कुछ इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। शेष अभी हम समझ रहे हैं 2 या 3 और हम करंट का टॉपिक इस अगस्त महीने से संबंध रखने वाले तथ्यों पर आगे चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात फिर जब अगला महीना आएगा तो अगले महीने में जो करंट के टॉपिक होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मान के चलिए कि प्रत्येक महीने में 4 से 5 जो एपिसोड होंगे ये करंट के होंगे उस पर्टिकुलर मंथ के। और इसके अतिरिक्त जब एग्जाम हमारा करीब आ जाएगा तो सभी करंट अफेयर्स, पिछले 7-8 महीने के करंट अफेयर्स हम एक साथ आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्या करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसका समअप वीडियो हम लोग लास्ट में अवश्य डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।